बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री ट्रेनिंग इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है एल्वियोलाई एंड लंग्स। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर एल्वियोलाई और लंग्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लंग्स चूँकि द स्ट्रक्चरल पार्ट है रेस्पिरेशन का, लेकिन एल्वियोलाई इसी के अंदर एक ऐसा सेक है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं एल्वियोलाई क्या चीज़ है। एल्वियोलाई मीन्स एयर सैक्स। इसका डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द सैक्स आर डक्ट्स कंटेन्स टिनी ईयर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज द एल्वियोलाई या एयर सैक्स। एयर सैक्स जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, दिस आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर या डक्ट्स विच कंटेन्स एयर्स in the form of mostly oxygen and carbon dioxide. So these air sacs are basically used for the gaseous exchange inside the lungs. Now their numbers in human lungs contains approximately 700 million alveoli. So इंसान के lungs के अंदर तकरीबन 700 million अप्रॉक्सीमेटली एल्वियोलाई ये पाए जाते हैं, जिन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ है, अबाउट 70 to 9 मीटर एरिया। Now thickness, the size of each alveolus is about 0.1 माइक्रोमीटर थिक, यानी इसकी जो थिकनेस है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सेक हैं तो इसी सेक के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है और उस कैपिलरीज में ब्लड आता है और जाता है। तो आता जाता किस तरह है? इट मीन्स के इस कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है और वही ऑक्सीजन ये कैपिलरीज का ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर लेके आता है और फिर उसके बाद उससे उसी लंग्स के ज़रिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसी कैपिलरीज में मौजूद था वो लंग्स से एक्सचेंज किया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर कैपिलरीज बेसिकली ये वर्क करते हैं गैसियस एक्सचेंज का। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में ये है कि इट इज़ मेड ऑफ बेसिकली द स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ है ये। स्क्वेमस बेसिकली स्केली स्ट्रक्चर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर दे मेक द वॉल ऑफ द एल्वियोलस मोर मॉइस्ट ड्यू टू सर्फेक्टेंट्स। तो यहाँ पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको बताता चलूँ। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्वियोलस। ये एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर है। इनसाइड देख ले तो यहाँ पर गोल्ड जैसे रेड कलर के मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं, जिस आर कॉल्ड एज द सर्फेक्टेंट्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं सर्टन सब्सटेंसेस का, जिसका नाम है डिटर्जेंट्स। ये केमिकल सब्सटेंसेस जब ये सिक्रीट कर लेते हैं तो इसका काम क्या है या सर्फेक्टेंट्स का काम क्या है डिटर्जेंट्स को सिक्रीट करने के बाद, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि व्हाट आर द सर्फेक्टेंट्स। तो यहाँ पर बेसिकली सर्फेक्टेंट्स होते हैं। वजह क्या है कि ये इट मेक द गैसियस एक्सचेंज ईजी, ये गैसियस एक्सचेंज को इजी कर लेते हैं। तो वजह क्या है? यहाँ पर सर्फेक्टेंट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि दीज आर द स्पेशल सेल्स इन द एल्वियोलाई, दे सिक्रीट्स केमिकल्स कॉल्ड एज डिटर्जेंट्स इट लोअर डाउन द सरफेस टेंशन इनसाइड। यानी अगर इस मेम्ब्रेन पर जो कि टेंशन पाया जाता है, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं, इसको लोअर डाउन कर लेते हैं ताकि कोई मुश्किलात ना हो। इट रिड्यूस अमाउंट ऑफ एफर्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग के दौरान अगर कोई मुश्किलात आ जाए या 1 मिनट के अंदर जितना टाइम ब्रीथिंग इंसान कर लेता है या वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो फिर उसको कम कर लेता है ताकि यहाँ पर मुश्किलात ना हो। उसके साथ साथ इट इन्फ्लेट द लंग्स, ये लंग्स को हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में रखते हैं। इसी तरह इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट, ये एक एंटीसेप्टिक भी है। ये यहाँ पर जितने भी डस्ट पार्टिकल या कोई पैथोजेनिक सब्सटेंसेस लंग्स के अंदर एंटर होते हों, लेकिन फिर भी अगर ये अंदर आते हैं तो सर्फेक्टेंट्स की वजह से ये किल किए जाते हैं। यहाँ पर एक और बात कर ले कि एक्सपेंशन एंड रिकाइलिंग ऑफ द लंग्स। लंग्स चूँकि एक्सपेंड होते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें से सबसे द मोस्ट important and the most abundant kind of proteins that are the collagens। जिस्म में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये पाए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ मसल्स भी होते हैं जिसको इलास्टिक फाइबर्स कहा जाता है। इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी, ये लंग्स के अंदर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो ब्रीथिंग के दरमियान होता है लंग्स के अंदर, तो बेसिकली इसी कोलाजिन और इसी इलास्टिक फाइबर्स की वजह से मुमकिन है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द लंग्स। लंग्स क्या चीज़ है? लंग्स चूँकि दिस आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे बेस्ट
मेन ऑर्गन जो जिस्म के अंदर चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं ये है लंग्स। लंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो किस्म के लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट लंग और दूसरा राइट लंग होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि लेफ्ट लंग जो है ये 44% होता है जबकि राइट वो 56% होता है। और इसकी परसेंटेज की मेन वजह यह है कि यहाँ पर क्योंकि ये 56% है तो इसके अंदर 3 लोब्स, ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल है जबकि ये वाला सिर्फ 2 लोब्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर इस डायग्राम में देख ले, इट इज़ द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया जो पाया जाता है इट इज़ फाउंड एट द एरिया ऑफ सेपरेशन या द मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम किसे कहते हैं? मीडियस्टाइनम मीन्स द मिडल पार्ट ऑफ योर या द मिडल पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी, ये पार्ट जहाँ पर स्टर्नम लगा हुआ है तो इसके रिब्स या इस सेंट्रल पार्ट से ये शुरू होके यहाँ पर ट्रेकिया मौजूद है। फिर उसके लेफ्ट और राइट साइड पर यहाँ बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, इट इज़ द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम तकरीबन नीचे है, ये थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर पाए जाते हैं और यहाँ पर ये लंग्स दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग मौजूद है। इस राइट लंग पर अगर देख लें तो यहाँ पर इसके 3 लोब्स है, 1, 2 और 3, जिसमें एक सुपीरियर लोब, दूसरा मिडल है जबकि तीसरा जो है वो इंफीरियर लोब पाया जाता है। जबकि यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सिर्फ 2 लोब्स हैं, एक है सुपीरियर जबकि दूसरा है वो इंफीरियर होता है। यहाँ पर एक और बात मैं कहता चलूँ कि जो राइट लंग है इट इज़ स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट लंग। और उसके बाद में आपको पता चलूँ कि यहाँ पर इन दोनों लंग्स में जो है ये स्पंजी इन नेचर होते हैं। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर सेक्स जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ये है उसका स्ट्रक्चर, तो इसकी वजह से ये ज़्यादातर स्पंजी इन नेचर पाए जाते हैं। एक और बात कहते चलूँ कि इट इज़ इनक्लोज्ड बाई अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेन को नाम कहा जाता है द प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। जिस तरह का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है डबल मेम्ब्रेन, तो इसी तरह का ये प्लूरा मेम्ब्रेन भी एक डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके दरमियान एक छोटी सी कैविटी पाई जाती है जिसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर वाटर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन इट बिकम विस्कस। ये मोस्टली विस्कस होता है और ये लंग्स के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की हैसियत रखता है कि अगर लंग्स को थोड़ी सी मुश्किलात हो, बाहर से इसको फ्रिक्शन पड़े तो इसको रिड्यूस कर लेता है। इसी वजह से ये एक शॉक एब्जॉर्बर भी है। उसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं, चूँकि एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरा मेम्ब्रेन ये है। ये जो मेम्ब्रेन है जो इनसाइड ये पाया जाता है इट इज़ कॉल्ड एज द विज़रल मेम्ब्रेन, जो आउटर है इट इज़ कॉल्ड एज द पैराइटल मेम्ब्रेन। जो विज़रल मेम्ब्रेन है ये इनर पार्ट को मोस्टली ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, जबकि जो पैराइटल आउटर मेम्ब्रेन है बाहर से जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं ये इसके साथ अटैच होते हैं या उसके दरमियान थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है। इसी तरह द प्लूरल कैविटी, जिस तरह अभी मैंने जिक्र कर दिया, ए कैविटी बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग फ्लूइड दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन। यहाँ पर एक और बात कहता चलूँ कि जो इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं दीज आर द 2 ब्रोंकाई। फिर उसके बाद इस ब्रोंकाई के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी ब्रोंकाई है। फिर ये जो रेड कलर में ये मौजूद है दीज आर द ब्रोंकियोल्स। इस ब्रोंकियोल्स के ऊपर ये एल्वियोलाई के सेक्स पाए जाते हैं और हर एल्वियोलस बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एल्वियोलाई मिलकर एक बंडल बना लेते हैं, जिस तरह की ग्रेप्स का एक ग्रुप होता है। तो सच लाइक दैट उसके ऊपर जो है ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है। यहाँ पर मैंने इसको ज़रा जूम कर दिखाया है कि इट इज़ अ सिंगल एल्वियोलस विच कंटेन्स इट्स ऑन कोलेजिन प्रोटीन्स एज वेल एज इट्स फाइबर्स, जो कि कुछ मसल जैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, यकीनन यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। अब इसके ऊपर जो है ये रेड कलर में एक कैपिलरी गई हुई है जो यहाँ से ब्लड को लेकर यहाँ से निकलती हुई गुजर रही है। अब यहाँ पर हम देख लें कि जो ही यहाँ पर से ऑक्सीजन अंदर आता है तो सीधा इस एल्वियोलस के अंदर जाता है, तो समझ लें कि ये वह ऑक्सीजन है जो इस एल्वियोलस में आ गया है। अब यहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो यकीनन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये यहाँ से गुजर कर ये सीधा इस एल्वियोलाई में जाएगा। तो किस वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता है, ये डिफ्यूजन से भी जा सकता है और ये जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस से भी अंदर जा सकता है। यहाँ पर जितना अमाउंट में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कैपिलरी से ऑक्सीजन इस
एल्वियोलस से सीधा कैपिलरीज में जाता है, जबकि कैपिलरीज के अंदर जितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था वही कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड सम टाइम बाय एक्टो ट्रांसपोर्ट, यही कार्बन डाइऑक्साइड ये इधर एल्वियोलाई में आ जाता है। तो दोनों की यहाँ पर एक्सचेंज हो गई, यहाँ पर से ऑक्सीजन इधर चला गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गया। अब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल होने लगा तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आने लगा, अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह हम सांस लेने के बाद ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन सांस निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाल लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया? यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ से कैपिलरीज से निकलकर ये सीधा एल्वियोलाई में आ गया, और इस एल्वियोलाई से बाहर होता हुआ ये इसी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल से गुजरता हुआ सीधा ट्रेकिया में, और फिर ट्रेकिया से ये सीधा नोस के ज़रिए ये जिस्म से निकल जाता है। तो इस तरह का एक गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, और इसी तरह का एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो जाता है, और एक ब्रीथिंग मैकेनिज्म इंसान का कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने ट्रेकिया, एल्वियोलाई पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लंग्स को क्या स्ट्रक्चर पढ़ा, और लंग्स के अंदर वो मैकेनिज्म पढ़ा कि जिसकी वजह से एक गैसियस एक्सचेंज मुमकिन होता हो। तो उम्मीद है आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे।